नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि अगला वीडियो जो होगा वो मैट्रिक्स चैप्टर का होगा, उसी वादे के अनुसार मैं फिर से उपस्थित हूँ। यानी कि इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स का ये पहला वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके टाइप्स को देखने वाले हैं। फिर इससे आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग NCERT के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यह इंट्रोडक्शन वीडियो है मैट्रिक्स का, इसको देखना ज़रूरी है ताकि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो के बने रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई इस पर नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी इसी तरह से आगे चलती रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अवयव की परिभाषा को देखते हैं, यानी कि मैट्रिक्स क्या है इसका डेफिनेशन देखते हैं। अवयव यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसका परिभाषा है संख्याओं या फलनों के आयताकार क्षेत्र, यहाँ पर का कर देते हैं, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्षेत्र अवयव कहलाता है। अवयव यानी कि मैट्रिक्स का परिभाषा क्या है, तो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्षेत्र अवयव कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। यानी कि अवयव जो होगा उसको सूचित करते हैं हम कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है उसके लेटर से, यानी बड़े ABCD के अक्षर से। इसी चीज़ को यदि हम अंग्रेजी में लिखना चाहें, यदि कोई भाई इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ इसी चीज़ को। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A rectangular array of numbers or functions is called a matrix. ए रेक्टेंगुलर एरे एक आयताकार क्षेत्र ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, संख्याओं या फलनों का, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, एक अवयव कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। तो अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें इस डेफिनेशन को तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये हुआ क्या। जब तक इसके एग्जाम्पल को हम लोग नहीं देखेंगे इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिख दिया A = 2 4 6 3 2 5, कुछ भी लिख सकते हैं अपने चॉइस से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। डेफिनेशन आपको बोल रहा है कि संख्याओं या फलनों का आयताकार क्षेत्र होना चाहिए। तो गौर से देखिए, इसमें संख्या लिखा हुआ है और आयताकार क्षेत्र भी है, यानी आयत की तरह दिख रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवयव कहते हैं। आप लोगों ने चक्रव्यूह के बारे में सुना होगा। अगर आप महाभारत के बारे में जानते होंगे तो चक्रव्यूह के बारे में अवश्य सुने होंगे। चक्रव्यूह क्या होता था,
पहले इसको देखते हैं। चक्रव्यूह, चक्र का मतलब होता है गोल, जो कृष्ण भगवान का चक्र होता था वो। व्यूह का मतलब होता है रचना, सजावट। चक्रव्यूह कुछ इस तरह से होता था, इस तरह से गोल गोल सजा होता था, या यूँ मान लीजिए इस तरह से गोल गोल सजा होता था। तो इसको चक्रव्यूह हम इसलिए बोलते थे क्योंकि ये चक्र के समान सजा होता था। और ये क्या है, आपका अव्यूह है। इसको हम अव्यूह इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह आयत की तरह सजा होता है। तो आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि अव्यूह होता क्या है। तो संख्याओं या फलनों, एक फलन का भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। b बराबर मान लीजिए लिख लिए x y z u। तो ये क्या है, एक फलन है, या ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 x² 2x 5। तो क्या है, x ये क्या है, फलन है, y क्या है, एक फलन है, एक फंक्शन है। तो नंबर्स रहे या फंक्शंस रहे, अगर वो आयताकार क्षेत्र बना रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अव्यूह कहेंगे, यानी कि मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अव्यूह को लिखने का तरीका, यानी कि इसके नोटेशन की। तो अलग अलग राइटर अलग अलग तरीका से लिखते हैं अव्यूह को। वैसे एनसीईआरटी आपका इसी तरीका से लिखता है, यानी कि बड़ी ब्रैकेट का यूज करता है आपका। अगर हम चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, a = 2 4 6 5 2 3। इस तरीका से भी अव्यूह को लिखा जा सकता है, यानी कि डबल मोड दे करके भी हम लिख सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। एक तरीका और है लिखने का, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 4 6 5 2 3 और छोटी ब्रैकेट दे देंगे। यानी ब्रैकेट हम यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, या डबल मोड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट का जो यूज किया जाता है वो अच्छा लगने के लिए किया जाता है, बाकी इसमें ब्रैकेट का कोई यूज नहीं है, सिर्फ अच्छा लगने के लिए, एलिमेंट्स को बांध करके रखने के लिए यूज किया जाता है ब्रैकेट का। तो इसके लिए आप बड़ी ब्रैकेट का यूज कर ले, या छोटी ब्रैकेट का यूज कर ले, या डबल मोड का यूज कर ले, आपका सही माना जाएगा। बस एनसीईआरटी को अगर फॉलो करेंगे हम लोग तो सिर्फ इसका यूज करेंगे। आपके 12th में जो यूज हुआ है एनसीईआरटी में वो इस तरह का यूज हुआ है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपका तीनों टाइप का चलेगा। तो आशा करते हैं कि आपका एग्जाम्पल और ये डेफिनीशन क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे मैं अब देखिए कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, जैसे कि अवयव किसे कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। अवयव को अंग्रेजी में हम एलिमेंट्स बोलते हैं, पंक्ति को रोज बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम्स बोलते हैं, कोटि को ऑर्डर बोलते हैं। इन चीज़ों को समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि ए कोई आपका अवयव है जिसका एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23। घबराएंगे नहीं, ये कहाँ से आ गया? तो एलिमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो इसका एक खास पर्पस है, खास मतलब से लिखा हूँ, इसका एक मीनिंग निकलता है। A11 का मतलब होता है, पहले इसको रो कॉलम को समझ लेते हैं, फिर उसका A11 का मतलब समझेंगे। तो देखिए कि अवयव क्या होता है। तो किसी भी अवयव के सदस्यों को अवयव कहा जाता है। परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अवयव का, किसी भी अवयव के सदस्यों को उसका अवयव कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी चीज को बोल सकते हैं, द मेंबर ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एलिमेंट की अगर बात करें, एलिमेंट कौन कौन हो जाएगा, A11, A12, A13, ये सब हो जाएगा। A11, A12, A13, इस तरह से आपका जो भी इसमें मेंबर है, जो भी आया है इस मैट्रिक्स में, उसको हम कहेंगे एलिमेंट।
अब बात करते हैं कि पंक्ति क्या है। तो पंक्ति का मतलब तो आप समझते होंगे कि रो यानी कि लाइन। तो किस लाइन को, इस वाले लाइन को या इस वाले लाइन को, किस लाइन को हम कहते हैं पंक्ति। तो देखिए क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा यानी जो जमीन के अनुदिश होता है, उस रेखा को यानी क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो क्षैतिज रेखा कितनी है, एक ये वाली और ये वाली, यानी कि दो क्षैतिज रेखा है। यानी यही दो क्या है आपकी पंक्ति है। इसी को हम अगर सिंबल में लिखना चाहें तो R1 R2 लिख सकते हैं, रो 1 रो 2। तो ये समझ में आ गया होगा कि रोज क्या होता है यानी कि पंक्ति क्या होता है। तो किसी अवयव के क्षैतिज रेखाओं को हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। अब स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभ क्या होता है। तो किसी अवयव के उदग्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उसका स्तंभ कहते हैं। इसमें अगर बात करें कि कितना स्तंभ है, तो इसमें देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी तीन उदग्र रेखाएं हैं इसमें। इसी तीनों को हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। C1 C2 C3 यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। आप परिभाषा लिख सकते हैं कॉलम्स का, किसी अवयव के उदग्र रेखाओं को उसका स्तंभ कहा जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। इन शॉर्ट हम याद रख सकते हैं, जो पड़ी रेखाएं होती है उसे हम रो कहेंगे और जो खड़ी रेखाएं होती है उसे हम कॉलम्स कहेंगे। चलिए अब समझते हैं ये कोटि क्या है। तो देखिए रो कॉलम आप समझ लीजिए, तो कोटि भी समझना बहुत आसान है। देखिए कोटि होता क्या है, यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो, तो उस अवयव का कोटि m/n माना जाता है। परिभाषा अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m हो तथा स्तंभों की संख्या n हो, तो m/n, इसको क्या पढ़ेंगे, m/n। m गुने n नहीं बोल सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। m क्रॉस n भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो गलत माना जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, m/n ही पढ़ेंगे। तो m/n को उस अवयव का कोटि कहते हैं। अंग्रेजी में अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, इफ एनी मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ रोज इज m एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज n, देन m/n इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। इसको अंग्रेजी में इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया हो कि ऑर्डर क्या है। अगर इस अवयव की बात करें कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर यानी इसका कोटि, क्या है। तो देखिए अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 2/3, यही इसका कोटि हुआ। इसको 2/3 को 2 3 6 नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2/3 ही लिखेंगे। 2/3 डिनोट करता है कि किसी अवयव में 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक मैंने मैट्रिक्स लिया B, इसका एलिमेंट है A B C D E F। इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो पहले देख लीजिए कितना है, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे बाई। कॉलम्स देख लीजिए कितना है, 1 2 2 है तो 2, तो 3/2 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर को यानी कि कोटि को हमेशा हम फुट पर लिखेंगे, यानी कि पैर पर लिखेंगे, ठीक है, इधर नहीं लिखेंगे हम। नहीं तो लिख सकते हैं कोटि इक्वल टू 3/2, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। नहीं तो हमेशा क्या, फुट पर दिखाएंगे। तो ये ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपका
क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि A11 मैंने इसे क्यों लिखा, A12 क्यों लिखा। तो देखिए A11 का मीनिंग्स होता है, A11 का अर्थ है कि ये जो फर्स्ट वाला वन है ये दिखाता है आपका लाइन को यानी कि रोज को, और ये दिखाता है आपका एलिमेंट्स को। तो A11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, A21 का मतलब है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, A22 का मतलब है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह से A23 का मतलब है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये 11, 12, 13 लिखा हुआ है, और ये मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है, इसका भी एक मीनिंग निकलता है। हम जैसे तैसे नहीं लिख सकते हैं, A11 के बाद हम A21 नहीं लिख सकते हैं, जब भी आएगा A12 ही आएगा। सेकेंड में चलेंगे, सेकेंड रो में तो सब स्टार्ट होगा 2 से आपका, थर्ड में चलेंगे तो सारा क्या होगा 3 से स्टार्ट होगा। इसके बाद यदि हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसके बाद चाहे तो हम लिख सकते हैं A31, A32, A33। अगर आगे भी आपको बढ़ाना है तो फोर्थ रो में आ गए तो क्या होगा A41, A42, A43। आगे बढ़ना है तो A4 लिख सकते हैं, और आगे जाना चाहते हैं A45 लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका चारों क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट्स क्या है, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, ऑर्डर क्या है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के प्रकार को, अवयव के प्रकार को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में देख करके आप नोटबुक में नोट कर लें। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, यानी कि अवयव के प्रकार की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 5 अवयव का प्रकार लिखा है, इससे आगे भी होता है और भी लिखूंगा, पहले इतने को समझ लेते हैं। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव क्या होता है। तो देखिए अगर कोई अवयव है और उसमें केवल एक ही पंक्ति है तो उस अवयव को हम कहते हैं पंक्ति अवयव। तो आप परिभाषा में लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कि यदि किसी अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो देन इट इज़ कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए A इक्वल टू लिख दिए 2, 4, 6 इस तरह से, या B इक्वल टू लिख दिए A, B, C, D। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता है, विदाउट कॉमा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, इसमें देखिए तो एक ही रो है, इसमें भी क्या है एक ही रो है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। अब देखते हैं कि स्तंभ अवयव क्या है, यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो ये भी इसी की तरह है, इसमें एक पंक्ति थी इसलिए हम कहते थे इसको क्या, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि एक ही स्तंभ होगा, यानी एक ही कॉलम होगा, तो इसको कहेंगे स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक ए हम सपोज कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2, 4, 6 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ए में क्या है, कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है। अगर रो की बात करें तो 1, 2, 3 है, लेकिन कॉलम तो एक ही है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि स्तंभ अवयव कहेंगे। मान लीजिए कि B इक्वल टू है आपका दिया हुआ A, B, C, तो ये क्या है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए आगे देखते हैं, आशा करते हैं ये दोनों समझ में आ गया होगा। आगे है आपका वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि अगर कोई अवयव है और उसमें रो की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है तो उसको हम कहते हैं वर्ग अवयव। इसका डेफिनेशन हम चाहे तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ द नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि वर्ग अवयव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आप एग्जाम्पल देखते चलेंगे, एग्जाम्पल से ही आपका टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। 2, 4, 6, 3, 2, 1, -2, 3, -5। यहाँ पर देखिए कि रो कितना है,
रो है आपका 1 2 3, कॉलम्स कितना है 1 2 3, यानी जितना रो है उतना ही आपका क्या है कॉलम्स है। तो इसको हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि जितना रो रहे उतना कॉलम्स हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि वर्ग अवयव कहेंगे। इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका आयताकार अवयव यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि रो की संख्या जितनी है उतनी अब कॉलम्स की संख्या नहीं होती, यानी कि रो के संख्या जो है वो कॉलम्स के संख्या के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे आयताकार अवयव कहेंगे, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप डेफिनेशन इसका अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ द नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, ए इक्वल टू 2 4 3 5 4 6। तो यहाँ पर देखेंगे कि रो कितना है 1 2, कॉलम्स कितना है 1 2 3, यानी ये 2/3 ऑर्डर का है, 2 रो है 3 कॉलम्स है, तो ये क्या हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया आपका। मैं डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो, इसलिए क्षमा कीजिएगा। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, केवल बोल करके समझा रहा हूँ। आप उसको चाहे तो लिख सकते हैं या कहिएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेशन लिख करके डाल दूंगा। आगे देखते हैं विकर्ण अवयव क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स भी एक प्रकार का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका डायगोनल जो है, डायगोनल यानी कि विकर्ण, ये भी एक विकर्ण है और इस तरह से भी देखा जाए तो ये भी एक विकर्ण है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए कि एक हम मैट्रिक्स ले लिए 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0। तो यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट जो है आपका वो जीरो नहीं है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हैं जीरो हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि विकर्ण अवयव। एक और लेते हैं, सपोज कीजिए इस तरह से है 2 0 0 0 3 0 0 0 5। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपका, वो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो नहीं है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण अवयव। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे अगर चाहे तो, नहीं तो समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डेफिनेशन मैं लिख करके टेलीग्राम चैनल में अच्छे से हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख करके मैं टेलीग्राम चैनल में PDF इसका डाल दूंगा। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आगे देखता हूँ क्या है।